सभी का 14th सेशन ऑफ जैन डाइट एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। धातुओं का आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत में बहुत महत्व है, क्योंकि सप्त धातुओं द्वारा शरीर का निर्माण होता है। डाइजेशन के बाद भोजन दो भागों में बंट जाता है, सार भाग और मल भाग। सार भाग रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है और इससे ही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य बनते हैं। अब ऐसा क्या है जिससे ये सप्त धातुएं सही रूप से काम करें और हमें संपूर्ण आरोग्य प्रदान करें? वो है पोषक तत्वों से युक्त संपूर्ण आहार। हमारा आहार ही सप्त धातुओं के निर्माण की नींव रखता है। वात, पित्त और कफ की तरह ही धातुएं भी शरीर में एक निश्चित मात्रा में रहती हैं। इनमें कमी या वृद्धि होने पर बीमारियां या विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि रस धातु में वृद्धि से शरीर लेथार्जी बन जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है। सही खान पान ना लेने की वजह से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और इस रक्त की कमी के साथ हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी नीचे आ जाता है। चूंकि हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखता है, इसलिए इसमें आई कमी से हम थका थका महसूस करते हैं। साथ ही कई तरह के स्किन डिजीजेस भी आने लगते हैं। मांस धातु हमारे शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बढ़ने से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आ जाती हैं। उपाय के लिए हमें अपने आहार में तेल, घी और मीठे की मात्रा को न्यूनतम करना होगा। मांस धातु की कमी से दुबलापन, टायर्डनेस इत्यादि देखने को मिलता है। मेद धातु मांस धातु से उत्पन्न होते हैं। शरीर की स्निग्धता, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने वाले हैं ये मेद धातु। शरीर में चर्बी बढ़ने से मोटापा होने लगता है। साथ ही साथ जो हमारे नसों में रक्त का प्रवाह है वो भी रुक जाता है, क्योंकि नसों में भी चर्बी बढ़ जाती है। इससे कभी कभी हार्ट अटैक जैसी स्थिति भी आ सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए ब्लड थिनिंग जैसे मेडिसिन के बजाय हम आहार शुद्धि पे काम करें। आज इस क्लास में मेद धातु से आगे उत्पन्न होने वाले अन्य धातुओं और उस पे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारा सर जी को, जो क्लास को स्टार्ट करें। सर जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर ये समझा है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा सिद्धांत इसी के साथ जुड़ा हुआ है, सप्त धातुओं की व्यवस्था। अब जनरली सब लोगों को जब ये ख्याल नहीं आता है तब जाकर के सारी बीमारियां खड़ी होती हैं। अब कौन सी बीमारियां आती हैं, कैसी बीमारियां आती है, किस प्रकार की बीमारियां आती है, ये समझना है। तो बात यहाँ पर ये है कि सबका आधार जो है रस धातु पर है। रस धातु का मुख्य आधार जो है भोजन जो हम कर रहे हैं। पहले पुराने काल में ऐसी बात की जाती थी कि भाई कुछ रस कस वाला आहार लीजिए, भोजन ऐसा करिए कि निश्चित रूप से उसमें रस कस होना चाहिए। अब इसका मतलब ही ये है कि आपको कुछ पोषक तत्व आहार में होने अनिवार्य। अगर पोषक तत्व आहार में होंगे तो ही शरीर ग्रहण करेगा, ये नहीं तो कैसे ग्रहण करेगा साहब। ये मुख्य बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे रस जो बना है, अब इस रस का अब भी जैसे बताया इन्होंने और लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि जो आहार आप लेंगे, जितना आहार आपने भोजन करते समय जो भी लिया है, अब आपके आहार के अंदर जो है ये आपको देखना है कि सार तत्व कितना है और अंदर से नहीं, जिसके अंदर कोई सार नहीं है, वो मल तत्व कितना है, ये आपको समझना है। आहार के अंदर, आहार के जो कंटेंट्स है, घटक जो है, उनके अंदर पोषक तत्व जितने हैं वही आपके सारभूत रहेंगे।
आपने भोजन में 4 रोटी खाई, चावल खाया, सब्जी खाई, दाल खाया, आपने जो भी लोग लिया है उसमें से 4 रोटी में से प्रोटीन कितना मिला है, दालों में से प्रोटीन कितना मिला है, कैल्शियम कितना मिला है, सब्जी में से कितना मिला है, चावल में से कार्बोहाइड्रेट कितना मिला है, वो सब मिलाकर जो सार तत्व बना है, अब वो आप ये सोचिए कि 20% ही आपको सार तत्व मिला है, तो 80% उसमें से मल बन करके वो आपको वापस जो है टॉयलेट में विसर्जन करना है। ये तो नहीं है कि हमने जितना खाया है उतना सारा ही शरीर के अंदर सेट हो गया है, कुछ भी उसमें से वेस्टेज बन ही नहीं रहा है, टॉयलेट हो ही नहीं रहा है, ऐसी बात तो है ही नहीं, साहब समझे कि नहीं। अब ये मैंने जनरल रूप में यहाँ 20% लिखा है, ये 80% जो है वेस्ट आया। अब आहार आपका जो है तो वो आहार कौन सा है, कैसा आहार है, वही 4 रोटी अगर आपने मैदा की खाई है तो इसमें आपको मैदा की रोटी में से कोई तत्व मिलने वाला ही नहीं, वो सारा चला जाएगा, वेस्ट के अंदर चला जाएगा। ये आपके 20 में से वापिस ये हो गए 10% साहब। ऐसे करके सार में अगर जो माइनस होते गए और मल के अंदर वेस्टेज के अंदर इसके परसेंटेज अगर रोज बढ़ते जाए तो आगे चल करके क्या होगा, आगे चल करके मतलब सब आगे की 7 धातुओं का मुख्य आधार जो है पहली रस धातु पर ही है। इन 7 धातुओं में मिलना तो यहीं से मिलना है ना, जो रस में आएगा वो रक्त में जाएगा, रक्त में आएगा वो मांस में जाएगा, मांस में आएगा वो मेद में जाएगा, आगे जाएगा कहाँ से, आगे आगे को मिलेगा कैसे। और लोगों ने पहले यहीं पर ध्यान नहीं दिया है। जब यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया तो तकलीफ आकर के खड़ी रह जाएगी। आहार के अंदर पोषक तत्व सभी है कि नहीं, हमको प्रोटीन चाहिए वो आहार में है, कैल्शियम चाहिए वो आहार में है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो आहार में है, आयरन कंटेंट चाहिए वो आपके भोजन में है, आपको जो जो चाहिए वो उसके अंदर होना जरूरी है ना। वो नहीं होगा तो आपके परसेंटेज घट जाएंगे साहब। अब आजकल आपने देख ही लिया है कि आजकल लोग घरों में खाना नहीं है, बाहर जाकर जंक फूड और फास्ट फूड खा रहे हैं। क्या मिलेगा उसमें से, क्या मिलेगा आप सोचिए। 500 रुपये का पिज्जा खाया और 5 रुपये का भी सार तत्व उसमें से नहीं मिला और आपके 495 रुपये वेस्ट गए और खाली पेट खराब हुआ और फिर आपको ऊपर से वो मैदा अंदर जो है वो चिपका है। अब उसके लिए आपको कोई दवाई लेनी पड़े या आपको चूर्ण लेना पड़े, परगेटिव लेना पड़े कि जो पेट साफ करे, तो आप समझदार हैं कि मूर्ख है। किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा खाया है लेकिन सारभूत खाया है, और किसी व्यक्ति ने 500 रुपये का पिज्जा खाया है लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा है, वो बीमार ग्रस्त हो रहा है। और एक सामने वाला जो है बस थोड़ा सा जो है, क्या भाई क्या लिया उसने, 1-2 कटोरी दूध लिया, उसमें 1-2 चम्मच घी डाल करके पी लिया, थोड़े से बादाम पिस्ता डालकर, वो दिन भर उसी पर रहता है, दूसरा कुछ भी नहीं ले रहा है, तो भी उसके शरीर को पूरी एनर्जी मिल रही है। क्योंकि आखिर एनर्जी बनेगी किस में से, सारभूत आहार में से ही बनेगी। अब जिसमें कुछ भी तत्व ही नहीं है तो शरीर अपने आप जो है इसको बाहर फेंकता है। इसी का नाम तो डाइजेशन है। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पाचन तंत्र का दोनों काम है। जो आहार शरीर में आया उसमें जो एब्जॉर्ब करने जितना सारभूत जो जो तत्व है वो लेकर उसने आगे रक्त में भेज दिया। रक्त वाले ने अपनी ड्यूटी बताई कि उसने मांस में भेज दिया, मांस वाला अपनी ड्यूटी बताकर मेद में भेजेगा, आगे आगे सब भेजते रहेंगे।
लेकिन अगर है कितना इसमें, सारभूत के अंदर 10% 20% आया तो वो रक्त में कितना गया, रक्त में एब्जॉर्ब होकर के बचा कितना कि वो मांस में जाएगा, मांस में कितना एब्जॉर्ब हुआ और वो बच करके कितना मेद में जाएगा। तो लास्ट में आपकी सातों धातुओं के अंदर तो माइनस पॉइंट आ जाएगा। क्या बनेगा, क्या होगा? मूलभूत तो पहले यहीं पर आपको आहार पर ध्यान देना है। अब आहार पर ध्यान देते समय आपने सारभूत तत्व, उसके अंदर जो हमको इंग्रेडिएंट्स है उनके अंदर नरिशमेंट देने वाले आपको कौन से तत्व हैं, एनर्जी देने वाले पदार्थ कौन से हैं, वो जो रस में बनने वाले वो आपके आने चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति ने 500 रुपये का पिज़्ज़ा मंगा के खाया, दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ जो है अपनी तरह से 10-20 रुपये का एक कटोरी 2 कटोरी दूध लिया, 2 चम्मच गाय का घी ले लिया, उसके अंदर 2 बादाम पिस्ता डाल करके उसका पूरे दिन का चल रहा है। 500 रुपये के सामने उसका 20-25 रुपये का जो है पूरे दिन में चल रहा है और वो सशक्त है, वो एनर्जी फील कर रहा है। इसलिए बेसिक प्रिंसिपल समझिए, इट नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द फूड यू सी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द न्यूट्रिशंस ऑफ द फूड। वैल्यू किसकी करेंगे आप जो बड़ा अमाउंट के अंदर 500 में इतना खाया, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो पहली समझ हमको आहार के लिए विवेक आपको पहले चाहिए था। अब ये जो आहार का विवेक है वो अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया तो परिणाम ये आएगा कि रस धातु के अंदर बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा इधर देखिए, मैंने ये ऊपर किया है प्लस और ये किया है माइनस। रस धातु के अंदर आपका संतुलन, बैलेंस बिगड़ गया। अब रस धातु ज्यादा हो गई, अति हो गई तो भी बीमारियां, रस धातु माइनस हो गई तो भी बीमारियां। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब क्या बीमारी आएगी, कैसे? पहली बात की डाइजेशन बिगड़ा, भूख नहीं लगेगी, समय पर भूख नहीं लगे। और आज भी शायद आपको श्रीमंतों के अंदर, हाई पॉस्ट सोसाइटियों वाले में तो पूछेंगे आप, बिना भूख लगे ही उनको समय पर खाना है। बस वो काम वाली बाई चली जाएगी ना, फिर बर्तन कौन करेगा, इसलिए खा लो। नहीं बिल्कुल भूख नहीं लगी है तो भी, अरे नहीं लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, भूख नहीं लगी है लेकिन वो काम वाली बाई चली जाएगी, बाद में कौन करेगा सब। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो उनका क्या है कि रस धातु इनकी प्लस में है, वो हाई डाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छा हाई न्यूट्रिशन वाले ले रहे हैं, बट देर इज नो फिजिकल एक्सर्शन एंड देर इज नो डाइजेशन पावर। जठराग्नि इतनी प्रदीप्त नहीं है कि जो हाई न्यूट्रिशन लिया उसको डाइजेस्ट कर सके। तो उनके लिए ये सारी समस्या, भूख लगेगी नहीं और कुछ भी खिलाओ उनको अच्छे से अच्छा, पत्नी खूब मेहनत करेगी, बढ़िया डिश बनाएगी, उनको कोई टेस्ट नहीं, मजा ही नहीं आया, कुछ भी टेस्ट, स्वाद नहीं, पता ही नहीं चलेगा शाम। और फिर ऊपर से मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ रहेगा, ऊपर से मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि या तो पित्त बढ़ेगा या कफ बढ़ेगा या ऐसा कुछ न कुछ बढ़ेगा था। ऐसे स्थिति के अंदर कभी कभी तो बुखार जैसा लगता है, शरीर में आलस से बना रहता है, और टेम्परेचर लेके, थर्मामीटर लेके मापे तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो या तो पित्त बिगड़ा हुआ है, पित्त ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन पता ही नहीं चलता है। अब पाचन शक्ति मंद है, पाचन तंत्र ही मंद है। जिनकी पाचन शक्ति मंद है और वो हैवी खा रहे हैं तो क्या परिणाम आएगा, और जिनकी पाचन शक्ति अच्छी पावरफुल है और उनको खाने को ही नहीं मिल रहा है तो क्या होगा साहब? ये भी तो सोचिए ना। जिनकी पाचन शक्ति बिल्कुल ही नहीं है और वो ऊपर से हैवी डाइट ले रहे हैं, खा रहे हैं बढ़िया अच्छे अच्छे, क्योंकि वो श्रीमंत है, वो अपने शरीर का नुकसान किस तरह से कर रहे हैं?
ये आप समझने की कोशिश करिए। जब पाचन शक्ति न हो, बिल्कुल न हो या एकदम घटी हुई है और फिर भी आप हैवी खा रहे हो, तो निश्चित आपको जो है डायबिटीज़ है और गैसेज है, वायु है, प्रकोप है, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अब कई लोगों को आप देख रहे हो, इनकी पाचन शक्ति बहुत पावरफुल है, फिजिकल एक्सर्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको उतने प्रमाण में आहार नहीं मिल रहा है, तो चमड़ी के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, ख्याल आया कि नहीं, इम्पोर्टेंसी जैसे भी डिजीज़ आ जाते हैं। ये सारी समस्याएं बढ़ने वाली है, तो इनको पहले आप कम करने की कोशिश करिए। तो जब रस धातु जो है ये माइनस में जाए या कम होती जाए, तब आपको डिसीजन लेना चाहिए था। तो व्यक्ति को अपनी पहले पाचन शक्ति जो है बढ़ानी चाहिए। खाने की वस्तु देखी या कहीं अतिथि बनकर, मेहमान बनकर गए और अच्छी खाने की वस्तु देख के आपको इच्छा हो गई, लेकिन इच्छा के अनुसार खाने के बजाय पाचन शक्ति को समझकर खाएंगे तो फायदा। लेकिन अब नॉलेज इतना नहीं होने के कारण, समझ शक्ति ही इतनी नहीं है, तो अधिकांश लोग जो है इच्छानुसार खाते हैं। और इच्छा को तृप्त करने के लिए टेस्ट है, हर वस्तु में स्वादिष्ट इतना बना दिया है, इतना स्वाद बढ़ा दिया है, इतना स्वाद बढ़ा दिया है कि लोग पहले उसी को प्राधान्यता देंगे, स्वादिष्ट देखकर ही खाएंगे। ऐसा लक्ष्य ही वो बन जाता है उनकी। तकलीफ ये है, ऐसी स्थिति के अंदर ये हमेशा ही होता है। लेकिन अपना ज्ञान सही रख करके कोई अगर विचार करे तो ही कोई बचने की संभावना है, नहीं तो नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है, अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जब शरीर के अंदर रस धातु की वृद्धि हो जाए या किसमें क्या हो, अगर अति रस करने लग जाए, ज़्यादा खाने लगे, वो प्लस में हो गई, तो कफ वृद्धि जरूर होगी। इतना कफ बढ़ेगा कि सर्दी, जुकाम, खांसी, कई लोगों को आप देखते होंगे खाते ही उनका नज़ला शुरू हो जाते हैं, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, कफ वृद्धि तुरंत हो जाती है। मतलब वो खा तो रहे काफ़ी अच्छी हैवी आइटम, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करी है, तो शरीर ने अपना सिग्नल दे दिया। शरीर सिग्नल ये दे रही है कि भाई शरीर इसको पाचन नहीं कर पाएगा, तो पहले ही जो है नाक से कफ, एकदम पतला प्रवाही कफ होता है। हम लोगों ने भाषा बना दी है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नाक से पानी पानी नहीं होता है, वो कफ ही होता है। बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, शरीर ना कह रहा है, लेकिन वो अपनी इच्छा से खा रहा है कि नहीं नहीं यार खाना तो है ये साथ। ऐसे लोगों को फिर डाइजेशन वीक होने के कारण डायबिटीज जल्दी हो। डायबिटीज पाचन तंत्र के कमजोर होने से ही होती है। अब उन्होंने पाचन तंत्र अपना कमजोर क्यों किया, कैसे हुआ है, उन्होंने कोई विवेक नहीं रखा। जो लोग आज गर्मियों में फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर बॉटल पी लेते हैं, उनकी पाचन शक्ति खत्म हो जाती है। ये निश्चित बात है। सोचिए, ये जो बाहर के ड्रिंक्स केमिकल वाले, जो पेप्सी और कोको कोला पीने वाले, वो अपनी पाचन शक्ति का पूरा नुकसान करते हैं, निश्चित रूप से नुकसान करते हैं। कोई भी आपने आइसक्रीम खाई तो आप अपने पाचन तंत्र को बिगाड़ रहे हो, ये निश्चित हो रहा है। फ्रिज की कोई भी वस्तु आपके लिए नुकसान करता है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है, वो समझने को तैयार नहीं है, वो अपनी आदतों से लाचार है। नहीं नहीं, हमारे घर में इतना बड़ा 2 लाख का तो फ्रिज लाया, इतना बढ़िया फ्रिज है, इतना ऐसा फ्रिज है। अब वो अपनी तरफ से बार बार उसी में पानी रख करके पीते हैं, ठंडा ठंडा पानी करके पिएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, तो बिगाड़ तो रहे हैं अपना। ये समझ होनी चाहिए ना, पहला आधार यहाँ पर है। आगे कुछ भी बिगड़ रहा है, मतलब पहला स्टेप बिगड़ा है तो ही आगे का बिगड़ रहा है, नहीं तो नहीं बिगड़ रहा है।
आप भले मेद धातु की बात करिए, मांस धातु की बात करिए, रक्त धातु की बात करिए, लेकिन कहाँ से बिगड़ा हुआ है, मूल कहाँ पर है? बेसिक चीज को आप ध्यान में लीजिए कि हाँ साहब, मूल तो यहाँ पर ये बिगड़ा है, मैंने रस पर ही ध्यान नहीं दिया है। अब रस बनेगा नहीं तो आगे जाएगा क्या? आपने ब्रेड बटर खाया, उसमें से क्या बनने वाला है? मैदा की चीज है, तो आगे जाए सातों धातुओं को आगे 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 मिलेगा, एक से दूसरे में फिल्टर होकर दूसरे में जाएगा, डबल फिल्टर होगा तो तीसरे में जाएगा, ट्रिपल फिल्टर होगा तो चौथे में जाएगा। तो आगे आगे चल करके मिलना क्या है उनको? जब रस में आहार में ही विशेष नहीं आया है तो आगे मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझे। ऐसी स्थिति के अंदर चले तो हम कैसे चले? अब यहाँ से जो कमजोरी, वो खराबी, गलत चीजें रक्त में आ गई तो क्या करेंगे साहब? तो रक्त में आने के बाद तो और बिगड़ जाएगा, तो रक्त बिगड़ जाता है। अब रक्त बिगड़ेगा तो बीमारियां बढ़ेगी, सब रक्त संबंधी बीमारियां, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड के अंदर से शुगर जो है पैनक्रियास पूरी तरह से एनालिसिस कर नहीं पाएगी, सॉल्ट एंड शुगर दोनों को जो है बरोबर एनालिसिस करके दोनों को निकालना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर जो जाकर के ब्लड के अंदर एसिडिक कंडीशन ज़्यादा आ गई तो स्किन डिसीज होने ही वाले हैं। एनी टाइप ऑफ इचिंग हो या इरिटेशन हो तो वो सारे ही है। अभी चल रही है इसे गर्मी की सीजन है, समर सीजन के अंदर पसीना बाहर निकलना ये नेचर है, नेचुरल। स्किन अपनी तरह से पसीना बाहर फेंकती है। जो काम किडनी कर रही है वही काम हमारी स्किन भी कर रही है, लेकिन किडनी तो दोनों इतनी छोटी छोटी सी। किडनी का पूरे शरीर के अंदर से पूरे ब्लड में से जो भी है वो सारा फिल्टर करके यूरिन में जो बाहर फेंकना है तो वो इतना किडनी नहीं कर पाती है, तो एक्सेस है वो स्किन आपकी कर रही है। स्किन भी पसीने में जो है उसी टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती है, लेकिन कई महिलाएं न समझते हुए टैल्कम पाउडर यूज कर लेते, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर टैल्कम पाउडर लगा देते, वो कुछ गमोरिया न हो जाए क्या लायक नहीं, तो मम्मी जो है लेके आइए जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर लाए, टैल्कम पाउडर लाए। नहीं लगाओ, अच्छी तरह से लगाओ, खूब लगाओ, डबल लगाओ, दिन में 2 बार लगाओ, 4 बार लगाओ। अरे ये समझदारी है कि मूर्खता है? हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। स्किन ने अपने होल्स ओपन किए हैं और स्किन अपने होल्स ओपन करके इसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इतना जो है टैल्कम पाउडर लगा करके और स्किन होल्स को वापस बंद कर दिया, और स्किन होल बंद हो गए, आपको लग रहा है अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर उसकी थोड़ी जो है आपको सुगंध आती है तो आप उसको और राजी होते हैं, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। क्या गलती कर रहे हो? अब ये नहीं सोच रहे हैं कि बॉडी का टॉक्सिन सारा जहर ये स्किन जो बाहर फेंक रही है और हम उसको वापस प्रेस करके अंदर दबा रहे हैं, तो अंदर जाने वाला टॉक्सिन जो है वो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो जरूर बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं से तो निकलने वाला। शरीर बॉडी का नेचर समझिए, व्हाट इज द नेचर, नेचुरल फॉर्म ऑफ द बॉडी, वो नहीं ध्यान दिया आपने। अगर ये रस आपका अति हो गया, रस धातु बिगड़ कर प्लस में अति, कफ हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, ये सारी बीमारियां उसके ऊपर चली जाएगी। हम तो सातों धातुओं का क्रम यहाँ पर समझ रहे हैं, सबके अंदर ये प्रिंसिपल है। रक्त में भी प्लस में माइनस में रक्त धातु अति हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी तब क्या बीमारियां होगी, रक्त धातु कम हो जाएगी तब क्या बीमारियां होगी, मांस धातु अति बढ़ जाएगी तब क्या बीमारी। जो हम बोलते हैं हैवी वेट बढ़ गया है, फैट बढ़ गई है, वजन बढ़ गया है, क्यों बढ़ रहा है इतना ज़्यादा?
तो यहाँ से बिगाड़ करके आप आगे आ रहे हो, और फिर आपकी मांस धातु बिगड़ गई, फिर मेद उसके ऊपर और बिगड़ गई। नीचे नीचे की धातु बिगड़ेगी तो आगे आगे के सब कंपलसरी बिगड़ेगी। नीचे की पहली धातु अगर सुधरेगी, इसमें ज़्यादा फायदा सुधारना होगी, तब आगे की सब के अंदर सुधारना होगी, नहीं तो नहीं। ये रस धातु बिगड़ी, यहाँ की बीमारी लेकर के यहाँ चल रहा है, यहाँ की बीमारी लेकर के आगे आ रहा है। रस धातु में अति प्लस हो गया, उसने अस्थमा बना दिया। मतलब अस्थमा वाले का कंपलसरी डाइजेशन वीक होगा तो ही अस्थमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इधर डाइजेशन वीक है और ऊपर से उसको जो है मीठा ज़्यादा भाता है, मिठाई ज़्यादा पसंद है। एक तरफ से तो वैसे ही शक्कर और मिठाई वस्तु आएगी तो और नेचुरली जो है उसके अंदर कफ वृद्धि करने ही वाली है। अब कफ वृद्धि कर रही है, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा, फिर भी उसको मिठाई खाना है, तो अब क्या करें ऐसा? तो शरीर फिर उसको बाहर फेंकेगा। अंदर जा कर के जो कफ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारा कफ उसको बाहर फेंकना अनिवार्य हो जाएगा। फिर वो रक्त खराब करेगा, रक्त खराब हुआ तो एलर्जी आपको शुरू हो जाएगी। समय कोई ना कोई ये बीमारियां, मतलब हम अपने आप से होकर के आमंत्रण दे करके बुला रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारी बढ़ती जा रही है। कोई व्यक्ति सोच समझ कर इतना सा नॉलेज प्राप्त कर ले, आपको पूरे आयुर्वेद शास्त्र में 2 पिलर्स है। एक तरफ तो जो है वात पित्त और कफ, और दूसरी तरफ है रस रक्त मांस आदि सप्त धातु। ये फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स है। जो इतना सा समझ ले, 2 बातों को, 2 पिलर्स को अच्छी तरह से समझ ले, अपने शरीर के अंदर वात पित्त कफ को बिगड़ने ना दे, और अपने रस रक्त मांस को जो है प्लस माइनस में बिगड़ने ना, मेंटेन करे, बैलेंस करने की कोशिश करे, तो बिल्कुल समांतर रूप में चलेगा। वो व्यक्ति निरोगी जीवन जिएगा। उम्र से संबंध नहीं है, चाहे उम्र कोई हो, चाहे उम्र 80-80 हो या उम्र 40 हो, वो बैलेंस करके चल रहा है तो कोई बीमारी नहीं आएगी। ध्यान रखिए, शरीर में कफ भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में। शरीर में पित्त जरूरी है, कंपलसरी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में चाहिए। शरीर में जो है वात कंपलसरी है, बहुत जरूरी है शरीर के अंदर वायु, नहीं तो कैसे चलेगा शरीर। टोटल मेटाबॉलिज्म जो है हमारा जो बना है, वो चलेगा कैसे साहब? तो रस के अंदर जो है, रस रक्त में दूध के अंदर जो लिक्विडिटी है, वो हमारे लिए आगे आगे काम आएगी। मांस बनने के बाद वो सॉलिड बन गया, मेद बनने के बाद सॉलिड बन जाएगा, मेद बनने के बाद वो अगर आपने डाइजेस्ट नहीं किया तो वो एक्सेस कहीं ना कहीं जाकर के शरीर में जम जाए। ये पुरुष लोगों के अंदर पेट पर चर्बी जमती है, पेट फूलता है, आगे बढ़ता है। लेडीज के अंदर हिप्स वगैरह के ऊपर जो है वहाँ ज़्यादा चर्बी जाकर जम जाती है तो शरीर फूलता रहता है, एक्सेस हो गया है। तो वो ज़्यादा क्यों बढ़ा, और बढ़ने के बाद भी ख्याल नहीं है, फिर भी वैसा ही खा रहे हैं, फिर भी वैसा ही खा रहे हैं, ताकि वो और जमता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। ये जो इम्बैलेंस हो रहा है ना, इम्बैलेंस हमको निश्चित बीमारियां दे रहा है। ये आपने देखा आगे कि अब मेद धातु के अंदर क्या है? चर्बी बढ़ी, वसा जो बढ़ी है। क्यों अति ज्यादा बढ़ गई, क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई? तो मेद कारक पदार्थ दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, तेल है, या आप जो है ये पनीर है, या चीज़ है, या ऐसी मिठाइयों वाले या शक्कर वाले और ऐसी चीज़ें जो ले रहे हो, आप ले रहे हो, इच्छा से ले रहे हो, उसमें ताकत है, उसमें ताकत है, ये समझ करके आप खा रहे हो, लेकिन आपका पाचन तंत्र इतना मंद है कि वो उसको पचा नहीं पा। पाचन कैपेसिटी आपकी 20% 30% की है, और खाने का प्रमाण आपका 80% 90% है, तो बॉडी में तो 20% ही आपका एब्जॉर्ब होगा, बाकी का कहाँ जाएगा?
अब वो जाकर के जब स्टोरेज होता है बॉडी में, तब जो है चर्बी बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद और शरीर के अंगों में वो जाकर के जैसे जैसे सेट होती जाएगी, तो चर्बी का तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इधर मांस का वजन बढ़ा है, इधर मेद का वजन बढ़ रहा है। रस रक्त का इतना वजन नहीं है, लेकिन रस में कोई तत्व होना तो चाहिए ना, बात वहां चल रही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप एक में से दूसरे में जा रहे हो, यहाँ की बीमारियां लेकर यहाँ आओगे, रस की बीमारियां लेकर रक्त में आए, रस की बीमारी के साथ रक्त की बीमारी जुड़ गई। फिर यहाँ से आप मांस धातु में यहाँ पर आए, तो रस की बीमारियां, रक्त की बीमारियां, प्लस आपने मांस की बीमारियां बढ़ाई, तो वो जा करके हमको और ज्यादा तकलीफ देता है। फिर अब ये आपको देखने हैं कि किस तरह से रक्त धातु के अंदर, रक्त धातु में बैलेंस बन गया, तो आज की तारीख में जिसको आप ये बोलते हो वाइट स्पॉट्स बोलते हो, सफेद दाग बोलते हो साहब, क्यों आ रहे हैं? सफेद दाग चमड़ी पर क्यों आए? तो निश्चित रूप से समझिए कि रस धातु के अंदर से बिगड़ करके एसिड पित्त जो है वो ज्यादा ब्लड में आ गया है, वो ज्यादा ब्लड में आ गया है। अब वो जाकर के बॉडी के स्किन के लेवल के नीचे जो मैलिग्नेंट ग्रंथि बनती है उसको बनने ही नहीं दे रहा। तो जिस एरिया में उसने मैलिग्नेंट ग्रंथि नहीं बनने दी, वहां व्हाइट स्पॉट आपका पड़ जाएगा। वहाँ जहाँ है वो वाइट स्पॉट पड़ेगा। फिर पसीना होगा, वो पसीने के अंदर नमक ज़्यादा एक्सेस है, खार है, क्षार है, वो उसको और फैलाएगा, वो उसको और फैलाएगा साहब। अब इस तरह से होता है। यही रक्त धातु बिगड़ने के कारण ऐसे तत्व, केमिकल के तत्व जो है वो रक्त में आ गए, तो ब्लड कैंसर होने वाला है। यहाँ की बीमारी है, अभी तो ब्लड कैंसर हो सकता है इसके अंदर। कई बार लोगों को आप देखेंगे, समझो कि नहीं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खाना शक्य नहीं हो पाता है, मुंह के अंदर गर्मी आ जाती है, पेट में आ जाती है, अल्सर हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और यहाँ पर जो है लेडीज़ के अंदर और ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाए, वो पहले समझना चाहिए। अब इस तरह से जो है स्प्लीन के भी आकार में वृद्धि हो जाए, ये जो हम देख रहे हैं राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ स्प्लीन जो है उसके अंदर फूलना पूरे हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं। फिर पेट के अंदर अभी देखिए जैसे गांठें बनना है, ख्याल है कि नहीं। लेडीज़ के अंदर भी आज आप देख रहे हो पीसीओडी है, पीसीओएस है, यूट्रस के अंदर है, इंटरनल वॉल में है, आउटसाइडर है, तो ऐसी गांठें गठाने बनती है। यहाँ मेद धातु ये अगर एक्सेस होकर के वृद्धि जाती है साहब, ये एक्सेस होकर के, तो आपने सुना है जिसको गुजराती में तो रसोली बोलते हैं, लिम्फोलाइपोमा जो है, ऐसी चर्बी की गांठें पड़ जाती है और वो पूरे शरीर के अंदर 10, 20, 25, 50 इस तरह से फैलती है। अब कितना ऑपरेशन कराओगे, कितनी तरीके से, कितनी जगह से ऑपरेशन करा के बाहर निकालो, लेकिन उनको खाना है। इतनी गांठें होने के बाद या जो है ये सब बढ़ने के बाद भी तला हुआ ही ज़्यादा खाना है। समोसे चाहिए, पकोड़े चाहिए, भजिए चाहिए, तली हुई चीज़ें। अब एक समोसा कचौरी तलेगा तो उसमें उसका तेल कितना भरने वाला है। शरीर की कैपेसिटी नहीं है इतनी, लेकिन खाने वाले की इच्छा डबल है। नहीं, आज तो मैंने 3-4 समोसा खाया सब, आज तो 4-5 कचौरी खा ली। ऐसे लोग जो है अपनी तरह से करेंगे। अब अननेसेसरी गांठें बढ़ती हैं और एक बार फाइब्रोड का रूप लेने लग जाती है, वो कहीं पर भी हो, फिर धीरे धीरे उसको पोषण मिलता जाता है और पोषण मिलेगा और बढ़ेगी और बड़ी बनेगी। कई बार लोगों के पेट में से कितने 200 ग्राम की, 300 ग्राम की, किसी के अंदर से 500 ग्राम की, किसी के अंदर से आधे 1 किलो की ऐसी गांठें फाइब्रोड निकालते हैं। अच्छा है कि जब तक वो एक सिंपल सादी फाइब्रोड का रूप है वहाँ तक, अब वही जाकर के कैंसरस हो जाए, कार्सिजेनिक हो जाए, तब क्या परिणाम आएगा।
शरीर में कोई इतनी सी भी जगह नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी होकर के रूप ले ले, बड़ा रूप ले ले। तो शरीर तो अपनी तरफ से प्रॉब्लम तो दिखाएगा ही दिखाएगा, शरीर में समझने को आएगा उसको। अब ये जो है, अब जैसे स्किन डिजीज वगैरह हो, रिंग वर्म है, थ्रेड वर्म है, जिसको आप देख रहे हो, दाद खाज खुजली जो है, तो कहाँ से आई? ऐसी चीजें, एसिडिक चीजें जो रक्त में आ गई, वो आगे चल रही है। तो ये चीजें हमको पहले समझना चाहिए। आप जिन लोगों को जानते हो ना, जॉन्डिस वगैरह होते हैं, जिसको बोलते हैं पीलिया, तो ये जॉन्डिस में होना मतलब क्या? निश्चित रूप से समझिए कि उसका डाइजेशन खराब है, वीक है, और ये रक्त में ही सारी गड़बड़ी आई है, इसलिए उसको जॉन्डिस हुआ है कि इतना ओवर एसिडिक कर दिया उसने, पित्त जो है इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, और वो पित्त उसके ब्लड में आ गया है। अब उसको समझ नहीं है सब, तो सीधे ही जाकर आँख के ऊपर, आँख एक ऐसी कि आइरिस जो उसकी है, वो जब आपको पीली पीली दिखने लग जाए, पेशाब ज़्यादा पीला पीला होने लग जाए, पसीना पीला पीला इतना हो कि कपड़े पीले पड़ने लग जाए, ये सिम्टम जब आएंगे तब उनको बहुत जल्दी से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब ये सारी एसिडिक कंडीशन, मनुष्य खुद अपने आप में अपनी कंडीशन बिगाड़ रहा है, और वो एसिडिक करता जा रहा है। आज की तारीख में 100 में से 80% 90% लोगों का खुराक, आहार, पानी जो है वो एसिडिक होता जा रहा है, ज़्यादा ही एसिडिक होता जा रहा है। अब ये समझ तो होनी चाहिए ना। अरे भाई, कंपनी वाले को माल बेचना है, तो उसने क्या किया कि हाँ साहब 20 मिनट के अंदर आपके घर पर ये मेरा भेजा हुआ जो है वो पिज़्ज़ा नहीं पहुंचेगा तो हम इतने पैसे काटेंगे। और 20 मिनट के अंदर अगर आपने एक के साथ 2 का ऑर्डर दे दिया तो पेप्सी की बोतल एक गिफ्ट में आएगी, कोको कोला की एक बोतल गिफ्ट में आएगी। वाह भाई वाह, अब पिज़्ज़ा भी खाओ, ऊपर से वो भी पियो साहब। तो दोनों से इंटेस्टाइन आपके कितने खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये पेप्सी, कोको कोला कितने कितने केमिकल कंटेंट्स वाली पदार्थ है। शरीर के अंदर आज भी हमारे शरीर में कई केमिकल कंटेंट्स वाली चीज़ें आ रही हैं, पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है घटक आ रहे हैं, तो वो जाकर के कैंसर करना, दूसरी बीमारियां करना, ये करना, इसके पीछे बहुत कारणीभूत निमित्त बन रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कहने लग गए कि भाई बिल्कुल जो है ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब देख लिया कि इतने हाई परसेंट के अंदर पेस्टिसाइड जो है वो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, तो अब वो कहने लगे। लेकिन अब सब जगह ऑर्गेनिक होने में कितने बरसों लग जाएंगे। इधर गाय भैंस तो स्लॉटर हाउस में चली गई। ऑर्गेनिक करने के लिए आखिर तो काउडंक होगा तो ही होगा, नहीं तो कैसे होगा साहब। अब इधर जो है बहुत बड़ा जब बिगड़ गया है इतना तंत्र, गाय भैंसे इतनी नष्ट हो गई, अब कहाँ से करेंगे ये। खेतों में एग्रीकल्चर के अंदर ट्रैक्टर चला करके डीजल पेट्रोल गिराया साहब, खेत खराब हो गए। ओवर केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, सल्फर, फॉस्फेट डाल करके इतने सारा बना करके कर रहे हैं, तो नुकसान तो ऑलरेडी बहुत हो चुका है। हर साल लाखों लोग कैंसर में मर रहे हैं। कोरोना के अंदर पूरी दुनिया में जितने नहीं मरे हैं उतने तो हिंदुस्तान के अंदर खाली कैंसर में मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब ये चीजें जो हो रही है कहाँ से आ रही? अभी चल रहा है रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट साइटिका, ये जो है नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन चल रहे हैं। तो जोड़ खराब क्यों हो रहे हैं, घुटने खराब हो रहे हैं, कमर खराब हो रही, ये रस धातु के अंदर से। रस धातु पूरी तैयार नहीं हुई, जठराग्नि मंद रही, तो वो जाकर के सारा आम बना। आम मतलब जिसको आप बोलते हैं मैंगो मत समझ लेना, आम का मतलब जो है वो है कि यहाँ पर इसमें से ये आपका म्यूकस तैयार होता रहा। ये जो म्यूकस है ये आम बोला जाता है।
और जब इस आम के साथ में सारी बॉडी के अंदर ये परिस्थिति आ जाती है तो इसको बोलते हैं साम, आम सहित। आम सहित अब वो जो आता है रस में से बनकर ब्लड में आया, अब ब्लड जो है उस आम को लेकर के शरीर के जॉइंट्स में जहाँ कैविटी है वहाँ फंसा देगा, तकलीफ ये हो जाएगी। बस उसी का नाम रूमेटिज्म है, उसी का नाम जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब ये इतनी समझ होनी जरूरी है। क्या है, मैंने कितना खाया, मैंने जितना खाया उसमें से कितना डाइजेस्ट हुआ और कितना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो म्यूकस बना, उसका क्या हुआ। तो मुझे जब पाचन नहीं हो रहा है या मुझे जितना पाचन होता है उतना प्रमाण में ही अगर मैं खाऊं ताकि मुझे ये रोग बीमारियां तो ना हो। अब ये आम बना है और आम न तो आपको एक्सरे में आ रहा है, आम न तो आपकी सोनोग्राफी में आ रहा है, फिर जो है एमियोबैसिक डिसेंट्री होने शुरू हो जाएगी, कोलाइटिस होना शुरू हो जाएगा, ये सारी समस्याएं होगी। कोई अगर अपना आम सुधार ले, आम को पाचन कर ले, आम होने न दे, उसको लाइफ में कोई ऑपरेशन की या रूमेटिज्म या नी रिप्लेसमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पूरी लाइफ में नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आम हो चुका है और फिर भी आपको खाना है, फिर तो आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकेगा। ये बात तो आप जरूर समझ करके चलिए, समझे। तो ऐसी स्थिति में अब ये आम जो है, ये जो चल रहा है, इस आम के साथ में शरीर का अपना वायु इसके साथ जुड़ेगा। अब ये लेकर कौन जाएगा, ये सॉलिड वस्तु है, अब इसको ले जाने के लिए कौन चाहिए, वात चाहिए। ये आम जो है एकदम आपको वाइट वाइट ट्रांसपेरेंट दिखेगा और ये सॉलिड होकर के जम जाएगा, समझेंगे। अब इसको लेके मूव कौन करेगा, तो वो जो है वात है, इसलिए इसका नाम दिया है आम वात। दो अलग अलग आइडेंटिटी है लेकिन दोनों साथ में। अब इसको इंग्लिश भाषा में इन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो नाम दिया है। तो ये आम वात ये सबसे बड़ा रोग है। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर चरक ऋषि और धन्वंतरी आदि ये सब एक ही बात कह रहे हैं कि आम को मिटा करके साम अवस्था से निराम अवस्था बनाना ये लगभग बहुत असंभव होता जा रहा है। साम अवस्था इसके सामने ये है निराम। तो निराम का मतलब क्या है, आम जिसकी बॉडी में से निकल गया है, ये आगे चलेगा सब। यही अवस्था आपके कोलाइटिस, ये सब कुछ जो है इसी में से आकर के बढ़ने वाला है। और फिर कोलेस्ट्रॉल आपका जो बढ़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल इसी का रूप है, रस धातु की बीमारी है और रक्त में आ गया है, तो रक्त में आकर के वो जम रही है बस, तो वो जा करके आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल चल करके हार्ट में जब उसको वेन में ब्लड पहुंचाना है और वहाँ रुक जाएगा। ये जब आपकी जो है आर्टरीज आपकी चल रही है, अब इसके चलते चलते यहाँ पर आकर के ये जम गया था, ये कोलेस्ट्रॉल बन करके जितना जमेगा ऊपर की साइड से इधर से, तो होगा क्या कि जो ब्लड का फ्लो है इसके अंदर चलने का, अब वो ब्लड का फ्लो आपका आगे जाने में जब रुकेगा, तुरंत आपके हार्ट के अंदर जो है वो एस्केमिया की तकलीफ खड़ी करेगा। आपको लगेगा कि हाँ साहब, तो डॉक्टर बोलेंगे आप, वो क्या बोलते हैं, इतना काट के फेंक दो, इतनी जो है आर्टरीज आपके वेन जो है काट के फेंक दो, ये बोला बाईपास सर्जरी। भाई जरूरी नहीं है शरीर में से कोई आर्टरीज वेन काट करके फेंकना, पैर में से लगाकर दूसरी नस जोड़ना कोई आवश्यकता नहीं। आयुर्वेद शास्त्र ने अपनी तरफ से पूरी सिस्टम चेंज करके रस रक्त को सुधारने की कोशिश करो, ये यहाँ से निकल सकता है, पिघल सकता है, बाहर हो सकता है, कोई ना नहीं है। लेकिन अब लोगों को पैसे भी कमाने, 10 लाख का पैकेज दिया और आप जो है बाईपास की सर्जरी करा दो, बात काम हो गया आपका। तो बस
ये जो चक्कर चल रहा है ये विष चक्र है, ये विष चक्र। भाई जिसको आम हो रहा है, आम बढ़ रहा है, उसको सबसे पहले गेहूं बंद करना जरूरी है, शक्कर मीठा बंद करना जरूरी है, घी और गुड़ वाला मीठा बना करके जो भी खाएगा हैवी बनता जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो अगर बंद नहीं करेगा और दूसरी 1000 दवाइयां करेगा तो कोई फायदा नहीं। अब आजकल तो डॉक्टरों को तो क्या ये आम पड़ा है अंदर, म्यूकस यहाँ पर घुटनों में है, लेकिन वो ऊपर से ऑपरेशन करके नी रिप्लेसमेंट कर देंगे, जाओ। अब जड़ मूल में से तो बीमारी गई नहीं, वो तो पड़ी है वहां पर, आम तो पड़ा ही है, समझे। क्योंकि खाली जगह कहाँ है बॉडी में, तो ये जो जॉइंट्स आया तो इस जॉइंट्स के अंदर यहाँ जगह है, तो यहाँ ला करके ये आम जो है वात वायु जो है इसको ला करके जॉइंट्स में छोड़ के चला गया। अब ये सॉलिड है, ये यहाँ पर बन गया, फिर इसकी स्टिफनेस आती है और मूवमेंट्स आपकी रुकती जाती है, मूवमेंट्स आपकी रुकती जाती है। डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं कि नहीं 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 आप नीचे मत बैठना, आप टॉयलेट भी जो है ना इंग्लिश लाओ, बिल्कुल जो है चेयर वाला लाओ, ऐसा करो वैसा करो, नीचे नहीं बैठ, और आपकी मूवमेंट्स आपकी रोक दी सब। तो मूवमेंट्स रोक दी तो जो आम है म्यूकस है उसको तो अंदर जो स्टिफ होने के लिए और चांस मिल गया। तो जैसे ही उसकी स्टिफनेस बढ़ती जाएगी मूवमेंट्स आपकी कम होती जाएगी, आप राजी हो गए, समझे कि नहीं बात भाई। और इधर आपको पेन किलर दे देंगे, पेन किलर खाते जाओ और बोले नीचे नीचे मत बैठना, ऐसा मत करना वैसा मत करना। ये हो गई बात, तो स्टिफनेस और उल्टी बढ़ने वाली। ये समझ होनी चाहिए, मुख्य बात यहाँ पर आ रही है। अगर ये समझ नहीं हुई तो क्या करेंगे। हमारा तो कर्तव्य यही है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भी लोगों को नॉलेज मिले, ख्याल आया कि नहीं। ये हमने कोई यहाँ क्लिनिक नहीं खोली है, जैन फाउंडेशन वालों ने एक प्रत्येक व्यक्ति को नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। आज के इस काल के अंदर बीमार पड़ना भी अपराध है, बीमार होना भी एक बहुत बड़ी गलती है। नहीं तो डॉक्टरों के आज चक्कर में चले गए ना तो फिर आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो बहुत धन्यवाद दीजिए जैन फाउंडेशन वालों को, क्योंकि इन्होंने एक नॉलेज के लिए क्लास चालू की है कि लोगों को समझाया जाए, अवेयरनेस लाई जाए कि जितने परसेंटेज जो भी समझेंगे सीखेंगे जानेंगे वो अपनी तरफ से जो है काफ़ी प्रयत्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक के बाद एक धातु, एक के बाद एक धातु, अब सातों धातु को समझनी है सीखनी है, लेकिन कहाँ बीमारी आ रही है, पहले पहले पर कोई भार क्यों दे रहे कि यहाँ से नहीं सुधरा तो आगे बिगड़ जाए। हाँ जी बोलिए सर, आपको समय तो हो रहा है टाइम। थैंक यू सो मच सर जी। हाँ, मैं कुछ प्रश्न लूंगी, दर्शकों में किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछें। जी रोहित जी पूछिए। ये अपना प्रश्न पूछिए रोहित सर। મારો એ છે સાહેબ કે આપણે શું હોય વાયુ આપણા શરીરને હેરાન કરે છે તો વાયુ सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है रोहित सर। ઓકે સાહેબ વાયુ લોહીમાં हाँ ભળી જાય એ વાત સાચી છે? કાકા વાયુ લોહી દે પણ ફરાવનાર કોણ છે? आपके ब्लड को सर्कुलेट करने वाला तो वायु है ना, वायु के बिना कौन करेगा। शरीर के अंदर पूरा संचालन जो है वायु को करना है, इसलिए शरीर के अंदर आन व्यान उदान समान अपान 5 जो मुख्य वायु है, और उसके सब डिविजनल ऐसे 84 प्रकार की वायु है। बिना वायु के तो काम ही नहीं हो सकता है। किसी को और प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। साहब जी एक प्रश्न ये है कि पाचन शक्ति और जठराग्नि जो है ये शुरुआत में किस बात पे निर्भर करता है। अगर हम लोगों ने गलत सलत खाना नहीं शुरू किया है तभी भी प्रारंभ में भी ये किन बातों पे निर्भर करता है।
पाचन शक्ति शरीर के अंदर का एक ऊर्जा है, अग्नि है। जैसे आप ठीक अपना किचन देखिए, आपको खिचड़ी पकानी है, चावल राइस पकाने हैं तो टेम्परेचर चाहिए, गर्मी आएगी तो पकेगा, वहाँ पकना है और शरीर के अंदर डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट मतलब क्या करना है, उसमें से जितने परसेंटेज के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, आयरन कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब करके मल भाग को आगे बाहर भेजना है, इसका नाम है डाइजेशन। अब ये अग्नि प्रदीप्त है कि नहीं है आपकी, जठराग्नि, ख्याल आएगा। तो ये अगर आपकी मतलब बढ़ी हुई है कि एक लेवल चाहिए, एक लेवल 50% की अग्नि अगर आपकी है, जो खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जो खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अग्नि जो है वो 20% ही बची है और आप खा रहे हो 100%, तो उसमें से 20% को वो डाइजेस्ट करेगी, 80% अनडाइजेस्टेड अंदर बॉडी में डिपॉजिट होगा, वो कन्वर्ट होके म्यूकस बन जाएगा, वो कफ बन जाए। म्यूकस कफ का ही अंग है। तो ये जो है सॉलिड कब बनता है, वो म्यूकस है। तो म्यूकस इतना जल्दी जो है वो वहाँ से हटता नहीं है, हिलता नहीं है, स्टमक में से इंटेस्टाइन में फंसा रहता है। नॉर्मल कफ कौन सा है, जो नाक से बाहर निकल जाए, गले से बाहर निकल जाए, मुंह से निकल जाए, वो नॉर्मल कफ है। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगी हितेश जी का। हितेश जी आप अनम्यूट करिए। जी जी, हाँ, प्रश्न पूछिए हितेश जी। मतेड़ वंदामी साहब जी, टाइप 1 डायबिटीज में कौन सा फूड नॉर्मली खाना चाहिए? आप फूड खाने की इच्छा मत रखिए, पहले अपना डाइजेशन सुधार लो बस। ओके। एक बार पाचन तंत्र को सुधारो, सिस्टम को क्लीन करो, पहले म्यूकस वगैरह निकल जाए आपका, और आपको भूख लगने का एहसास अगर बढ़ने लग जाए, और फिर सही समय पर आपको सही चीज़। अब इजी डाइजेस्टिव चीज़ें कौन सी है, ज्वारी आपको जल्दी डाइजेस्ट होगी, गेहूं जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। चावल आज के राइस जो है वो इतने हाईली पॉलिश्ड है कि वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके कार्बोहाइड्रेट के बजाय आप अगर देसी चावल लें, ऐसे हम 50 आइटम के अंदर से अलग अलग बाइफर्केट कर लेते हैं। एक तरफ आपका बैलेंस शुरू हो जाए डाइजेशन का, और दूसरी तरफ आपका पाचन की क्रिया हिसाब से आप खाने लग जाओ। डायबिटीज आप आज आपका मिट सकता है, लेकिन एलोपैथी के अंदर कोई डॉक्टर आपकी जिंदगी में भी डायबिटीज नहीं मिटाएगा। आप इंसुलिन लेते रहो, इंजेक्शन लेते रहो, डायबिटीज की गोलियां लेते रहो, 100 साल में भी नहीं मिटेगा। अंजू जी आप अपना प्रश्न पूछिए। मध्यान्ह वंदना साहब जी, पाचन शक्ति बरोबर रखने के लिए क्या खाऊं? क्या खाना ऐसा नहीं, पहले आप क्या फिजिकल एक्टिविटी कितनी है आपकी, फिजिकल अभी तो एक्टिविटी कितनी करते हो आप, आपका कोई योगासन है, प्राणायाम है, मॉर्निंग वॉक भी 1 घंटा है कि नहीं है? नहीं है साहिब जी, कुछ भी नहीं है। आराम थी गादला ऊपर सोता रहो ने सोफा ऊपर टीवी जोता रहो, बीजू कहीं ना। नहीं साहिब जी, सोफा पे टीवी भी नहीं देखती हूँ। कोई फिर भी मतलब ही नहीं है। आप बोल, मैं समझता हूँ बोलने में एक्सपर्ट है, आप बोलते रहेंगे, लेकिन जब शरीर को कोई एक्सर्शन नहीं है और आप अपनी उम्र के हिसाब से भी आहार पर नियंत्रण नहीं है, तो फिर कैसे होगा? कई बार तो तपस्या करने वाले बोलते हैं, अब वो तपस्या करने वाले तब तो करते, एक दिन उपवास किया, लेकिन पारना तो ऐसा करेंगे कि बात मत पूछो, 2 दिन का खा लेंगे। 50 आइटम के बिना उनका पारना नहीं होता है। तो ये कितनी बड़ी गलती हो रही है, इसको कोई सुनने कोई तैयार नहीं है, समझने कोई तैयार नहीं है। आप अरे उम्र का गणित करिए, उम्र के हिसाब से वेट का गणित करिए, फिर आपका कैलकुलेशन बढ़ाइए, और फिर उस हिसाब से आपको सही जगह पर सही टाइम पर भूख लगनी ही चाहिए। ये जरूरी है, तो ही आपकी पाचन अग्नि खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। वही साहिब, धन्यवाद। उसके लिए क्या करूँ? बस उसके लिए क्या करूँ साहिब जी? ना आराम। आप जीवन शैली में सुधार के लिए बात कर रहे हैं साहब जी आपके साथ। मैडम अरुणा हाँ मोदी तो जी वो आप तो है अपना मैडम, प्रश्न। पर वो मतलब क्या चीज खाऊं तो उससे कम हो जाए, ऐसा बोल रही हूँ मैं।
मैडम वो खाने के लिए नहीं, सर जी पहले बोल रहे हैं कि आपका आहार, जो आपका विहार है, आपके जीवन शैली में व्यायाम है या वो नहीं है, ये सब चीजों के बारे में बोल रहे हैं। आप थोड़ा फिर से ध्यान दीजिए उनके उत्तर पे। थैंक यू सो मच। एंड अरुणा मोदी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मध्याह्न वंदा में गुरुजी, रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो तीखा और वो तो नहीं खाना, लेकिन क्या खाना चाहिए? खाली तीखा से ही बढ़ता है ऐसा नहीं, नमक भी ज्यादा आएगा तो रक्त में एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी। मिर्ची आएगी उससे बढ़ेगी, फिर लाल मिर्ची आएगी, ग्रीन मिर्ची आएगी तो भी बढ़ेगी, तला हुआ आएगा तो भी बढ़ेगा। ज़्यादा मीठा होगा और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हैवी है, तो भी एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी सर। अब पित्त प्रकोप आपका बढ़ रहा है और उसके लिए पहले ये सब बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ और, ये और जब फिर कौन सी चीज अच्छी है जो खा सकते हैं? कौन सा खुराक खाना चाहिए फिर? બે ત્રણ વાર બોલશે, માજી તમારી ઉંમરનું ભગવાન જાણે કેટલી છે ને શું ખાવું. મારી 67 છે, ભગવાન તમારું ભલું કરે. એટલે લાइट ખોરાક તો બરાબર છે, હવે गेहूं बंद करना चाहिए तो फिर साथ क्या ले सकते हैं? ऐसी स्थिति के अंदर जब तक आपको पहले एक बार तो पेट साफ हो और एक सप्ताह भर आपको क्लीनिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर जो है आपके आहार को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के शुद्धिकरण। ये क्या हो गया स्मिता जी, ईच एंड एवरी पर्सन वांट ओनली द प्रिस्क्रिप्शन, ख्याल है, दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड इन डिटेल यूसेज। प्रिस्क्रिप्शन नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा खुराक लेना चाहिए। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये, ख्याल आएगा। और फिर इनको इतनी तो धीरज है नहीं सर, अब इनको तो इनका रिपीटेशन करने से मतलब है। अब इनको सिस्टम सुधारना, पूरी सिस्टम नहीं सुधरेगी वहां तक, ये खाओ कि ये नहीं खाओ, ये खाओ कि ये नहीं खाओ, इतने से तो कैसे होने वाला है। और सच्ची भूख लगे तब भी खाना चाहिए ना? एक पहला खाना हुआ पचा। हाँ जी, अभी प्रवीणा बहन बोलिए सर। મથિન વંદામી મારા સાહેબ, વાત અને કફ હોય તો કડિયાઈ તો લેવાય? वात ने कफ भेगू થઈ गई हो, वात और कफ अगर दोनों मिक्स होकर के बिगड़ रहा है तो सबसे पहले बहुत जल्दी सावधान होना चाहिए, क्योंकि एक धातु अकेली बिगड़े तो उसकी ट्रीटमेंट आसान होती है, एक धातु दो को मिलाकर के दोनों साथ में बिगड़ जाए तो डिफिकल्टी ज़्यादा आती है, क्योंकि एक को सुधारने जाओ तो दूसरी बिगड़ती है, दूसरे को सुधारने जाओ तो एक बिगड़ती है। कई बार आप ठंडा लो तो जो है पित्त के लिए अच्छा रहता है, लेकिन ठंडा लेते ही आपका कफ बिगड़ेगा सर, ये समस्या होने ही वाली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको ये समझना है कि जब वायु है, वायु के लिए गर्म चीज चाहिए, कफ के लिए भी गर्म चीज होगी। अब कौन सी गर्म, कौन सी कैसी गर्म आवे समय, तो ये हम थोड़ा सा देख लेंगे तो ख्याल आएगा कि आप किस में से गरम चीज कौन सी लेते हो। अब काली मिर्च है वो भी गर्म है, सूंठ है वो भी गर्म है, वो वायु को और कफ को दोनों को घटाती है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाना चाहिए, लेकिन सामने किससे वायु बढ़ रहा है, किससे कफ बढ़ रहा है, वो बंद होना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र का मुख्य आधार रिस्ट्रिक्शन पर है, पथ्य पालन पर है। आप पथ्य पालन के अंदर क्या चीज छोड़नी है, कौन सी चीज छोड़नी है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। जिससे प्रकृति खराब हो रही है, धातु बिगड़ रही है, उसको बंद करें, उसको छोड़ना है। उसके बाद सामने आपको जो है कौन सी चीज लेनी है वो आपको देखना है, ये महत्व की बात है। धन्यवाद, धन्यवाद साहब जी। दर्शकों से ये गुजारिश है कि ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये एफर्ट है इस सेशंस को रखने का, वो इसी बात पे आधारित है कि आपको आयुर्वेद की जानकारी मिले। आयुर्वेद की जानकारी का यहाँ मतलब यह है कि आपको पता चले कि सारी बीमारियां, जो विकार जो हमारे शरीर में आ चुकी हैं, उसका इलाज आयुर्वेद में जस्ट बाय ऑल्टरिंग योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल पॉसिबल है।
लेकिन ये क्लासेस आपको सजग बनाता है। अगर आपको ऐसा लगता है और आपकी ये श्रद्धा जगी है और आपको लगा है कि इस आयुर्वेद के थ्रू आपकी जो बीमारियां हैं वो डील कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास जो भी अच्छे कोई आयुर्वेद जो वैद्य हैं उनके संसर्ग में जाइए, अपना पूरा परीक्षण कराइए, नाड़ी परीक्षण कराइए और जो उनके जो एडवाइस है उनके आधार पे अपना ट्रीटमेंट लीजिए। जब आप वो करेंगे तब आपको ज्यादा ज्ञान होगा और तब आप इस क्लास में आकर के मोर रेलिवेंट क्वेश्चंस आप पूछ सकेंगे कि बाय एंड लार्ज आपको कहाँ किस तरह से आगे बढ़ना है। तो जो डिटेल्स है वो प्लीज उसके लिए आप अपने एक अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य के साथ संपर्क में आए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा आपको एक बहुत अच्छा सलाह है। सो साहब जी, आपके समय हो चुका है तो प्लीज हम विराम लेंगे, समाप्त करेंगे आज के सेशन को। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं एषु पञ्चनमुकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शाश्वतम्।